वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 301 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 12 से 22 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी को सर्वाइव करने के लिए उसको इस्टेब्लिश करना है मार्केट, ना सिर्फ उसके खुद के कंट्री में लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में भी। सो अपने कंट्री के अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में भी। सो एम्प्लॉयज़ को लाजमी तौर पे दूसरे कल्चर को भी समझना है, साथ में उनके अपनी कंट्री की जो ख़ुद की एथनिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। एथनिक डाइवर्सिटी से मुराद ये कि अब जैसे कि पाकिस्तान की हम मिसाल लें अपने कंट्री की, सो यहाँ पर सिंध के लोग जो है वो अलग हैं और सिंध में भी डिफरेंट तरह के लोग पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ कौमों के। इसी तरह से पंजाब के लोग वो अलग हैं सिंध के लोगों से, और पंजाब में भी ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ तरह के कौमों के लोग पाए जाते हैं। और इसी तरह से KPK के लोग अलग हैं और बलूचिस्तान के भी लोग अलग हैं। सो ये डिफरेंट एथनिक डाइवर्सिटी कहलाई जाती है। सो यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस। सो तीन जो आपको इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तीन फंडामेंटल टॉपिक्स जो है बेसिस के तौर पे कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए लोगों के साथ दूसरी कंट्रीज से। सो पहला ये कि बैकग्राउंड टू इंटरनल कम्युनिकेशन। जो बैकग्राउंड है इंटर कल्चर एक्चुअली इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो कल्चर हैं उनके। और इसके अलावा जो नेशनल कल्चरल वेरिएबल है और जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं। सो बैकग्राउंड टू इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन की हम बात करें, सो बहुत से पर्सनल और जो नेशनल वेरिएबल्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं दोनों को, सेंडर्स को भी और जो रिसीवर्स होते हैं मैसेज के। और अंडरस्टैंड करने के लिए टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है कि एक जो कॉन्सेप्ट है वो हो बैकग्राउंड का, यानी कि वो एस्पेक्ट जो कि इम्पैक्ट कर सकें या फिर मदद कर सकें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को। अब इसमें जैसे कि लैंग्वेज आ जाती है, ज़बान आ जाती है, ज़ाहिर बात है कल्चर आ जाता है, स्टेटस आ जाता है, एजुकेशन और जो एज है वो आ जाती है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर की हम बात करें, कल्चर से मुराद बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टिपिकली तौर पे एक ग्रुप की। तो जो बिहेवियर है लोगों का, ज़ाहिर बात है जो कल्चर होगा वही बिहेवियर होगा लोगों का। और सेंट्रिज्म की हम बात करें, सो जज करना दूसरे ग्रुप या कंट्रीज़ को कल्चर स्टैंडर्ड के ज़रिए अपने ग्रुप के, वो एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। अब हम किसी दूसरे कंट्री के लोगों को हम अपने कंट्री के कल्चर के मुताबिक देखेंगे और हम हैरान होंगे कि वहाँ लोग ये करते हैं, तो वो हम एथनोसेंट्रिज्म की तरफ जा रहे होते हैं। सो नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स की हम बात करते हैं तो इसके अंदर एजुकेशन आ जाता है। सो बहुत से मैनेजर्स जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में वो वेल एजुकेटेड नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है। और इसके अलावा जो एजुकेशन की तरफ उनका एटीट्यूड है ये भी देखा जाता है। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है मिडिल मैनेजर्स का, और किस हद तक एजुकेशन जो है वोमेन की सपोर्ट की जाती है उस कंट्री में, ये भी देखा जाता है। और क्या एजुकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है नेशनल बजट का। नेशनल बजट के अंदर क्या एजुकेशन का ज़ाहिर बात है एक अच्छा हिस्सा शामिल है या नहीं है। और लॉज एंड रेगुलेशन आए हैं, जो भी कानून वगैरह होते हैं। सो दोनों डेवलप कंट्रीज़ हो या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, बहुत सी गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो अफेक्ट करती हैं बिजनेस कम्युनिकेशन और जो सेल होती है प्रोडक्ट्स की। इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, सो अवेलेबिलिटी होना कैपिटल की, ट्रांसपोर्टेशन की, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा होता है नेशन टू नेशन। सो पर कैपिटा इनकम जो होती है वो एक एवरेज इनकम होती है, एवरेज इनकम होती है। जैसे कि अब हमारे कंट्री की इनकम ज़ाहिर बात है बहुत कम है, जो पर कैपिटा इनकम है यहाँ पर 135 to 140 डॉलर्स तक बनती है वो, जबकि कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें 5000-6000 डॉलर्स तक भी होती है। सो पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, सो कॉन्सेप्ट जो है डेमोक्रेसी का वो भी वेरी करता है, जैसे कि इंटरप्रेट किया गया कोरिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर और या फिर ग्रेट ब्रिटेन में। और जो स्वीपिंग पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट में, ये भी ज़ाहिर बात है अफेक्ट करती हैं फ्यूचर बिजनेस को। पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है कंट्री की, उससे बहुत असर पड़ता है। जब भी गवर्नमेंट कोई चेंज होती है तो नई नई गवर्नमेंट आके अपने अपने रूल्स लेकर आते हैं, और ज़ाहिर बात है कि हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी कुछ प्रायरिटीज़ होती हैं, तो वो अपनी प्रायरिटीज़ के हिसाब से लोगों को और बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। रिलीजन की हम बात करें तो जब भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए हमें। रिलीजन जो रिलीजियस जो बिलीव्स होते हैं लोगों के उसके हवाले से हमें, क्योंकि हर कंट्री के अंदर हमें डिफरेंट बिलीव्स दिखाई देते हैं। इवन कि अगर दो कंट्रीज़ के अंदर सेम रिलीजन भी है तो तब भी हमें डिफरेंट बिलीव्स तब भी हमें दिखाई दे सकते हैं। और इवन कि एक रिलीजन के अंदर डिफरेंट सेक्ट्स के भी डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर रोमन कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट के डिफरेंट बिलीव्स हमें दिखाई देते हैं।
सो ऑल्दो के कुछ बिलीव्स ओवरलैप भी करते हैं, ज़ाहिर बात है डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर भी कई सारी चीज़ें जो है वो एक जैसी भी होती हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कई सारे रिलीजन के अंदर सेम है, लेकिन कई सारे मेजर डिफरेंसेस भी होते हैं। सो रिलीजन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर कुछ ऐसे रिलीजन का लिखा गया है जो बहुत ज़्यादातर हम कह सकते हैं जो मेजर रिलीजन है वर्ल्ड के, जैसे कि बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और मुस्लिम जो है हम देखते हैं कि कई सारे कंट्रीज़ के अंदर हमें दिखाई देते हैं। सो सोशल नॉर्म्स की हम बात करते हैं, सो बहुत से तरीक़ों से कोई भी इन वेरियस वे एनी नेशनल इन्वायरमेंट कंस्ट्रेंट, कोई भी नेशनल जो इन्वायरमेंट कंस्ट्रेंट है, एजुकेशन, लॉ, रेगुलेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये जो अफेक्ट करता है एक नेशन के सोशल नॉर्म को। और बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर मेल लाइन जो है फैमिली की प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस डिसीजन को, इनके मेल के हाथ में होता है डिसीजन। लैंग्वेज की हम बात करें, सो एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जो होती है, एक रुकावट भी बन सकता है, ये लैंग्वेज है। और दोनों ज़ाहिर बात है जब तक सेंडर और रिसीवर अंडरस्टैंड ना करें कॉमन जो लैंग्वेज होती है, ज़ाहिर बात है अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के लिए। सो लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हम देखते हैं बोली जाती है, इवन के डिफरेंट एक ही कंट्री के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एग्जिबिट करते हैं एक यूनिक लाइफ स्टाइल, जो पर्सनल हैबिट या फिर जो एथनिक डाइवर्सिटी होती है। टाइम की हम बात करें, सो पर्सन जो है लैटिन अमेरिका और जो मिडिल ईस्ट में वो टाइम को ज़्यादा कैजुअली ट्रीट करते हैं अमेरिकन्स के मुकाबले में। और स्पेस की बात करें तो आप कितना जो है वो क्लोज रहेंगे किसी स्ट्रेंजर से बात करते वक्त, स्ट्रेंजर से जब आप बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं तो आप कितना क्लोज रहते हैं, आप कितना नज़दीक आते हैं स्ट्रेंजर के, ये जो है स्पेस के अंदर आ जाता है। ये भी ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर। सो परसेप्शन ऑफ स्पेस ये कि कितना एवरेज एक्सेप्टेबल पर्सनल स्पेस है बिटवीन नेटिव्स ऑफ द होस्ट कंट्रीज, जो नेटिव्स हैं होस्ट कंट्री के, उनके दरमियान आपस में कितना पर्सनल स्पेस रखते हैं। इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स की हम बात करें, इसके अंदर फूड आ जाता है, जिस तरह का खाना खाया जा रहा है, एक्सेप्टेबल ड्रेस किस तरह का है, मैनर्स क्या हैं, और जो डिसीजन मेकिंग है। आदि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करें, सो एक काइंड जो है वर्बल की होती है, जब स्ट्रेंजर मिलते हैं बोलते हैं वो डिटरमाइन करने के लिए कि किस तरह के टॉपिक एक्सेप्टेबल है और कंट्रोवर्शियल है। और जो टोन होती है वॉइस की, वन इनिशियल वर्ड, एक शुरुआती जो वर्ड होती है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इनिशियल परसेप्शन कि क्या मीटिंग जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, शुरुआती वर्ड से अंदाज़ा हो जाता है। और 5 प्लानिंग स्टेप की बात करें, सो मैसेज लिखने से पहले जो नेसेसरी स्टेप हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, पहले एक डिफाइन किया जाए पर्पस क्या है मैसेज का। एनालाइज करें आप अपनी ऑडियंस को, जिसमें रीडर या लिसनर हैं। चूज़ करें आइडियाज़ को जिनको आप शामिल करेंगे, तमाम फैक्ट्स को कलेक्ट करें ताकि बैकअप कर सकें उन आइडियाज़ को, उन आइडियाज़ को बता सकें कि ये जो है इन फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। इसके अलावा आउटलाइन ऑर्गेनाइज करें आप अपने मैसेज को। नाउ दी ऑर्गेनाइजेशनल प्लान डिडक्टिव अप्रोच होती है, जब आप ये सोचते हैं कि जो कि डायरेक्ट अप्रोच है। अब डायरेक्ट है तो इसमें क्या होगा कि आप ये सोचेंगे कि आपकी जो ऑडियंस है वो ज़ाहिर बात है इंटरेस्टेड है जो आप कहना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट अप्रोच या फिर डिडक्टिव प्लान को यूज़ करते हैं। इसमें होता है क्या है कि आप मेन आइडिया को ही पहले लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो इंटरेस्टेड है, इसलिए मेन आइडिया पहले ही आ जाएगा। जबकि इनडायरेक्ट अप्रोच में आपको पता है आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि आप इनडायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आप जो है वो, अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी कि मेन आइडिया को आप यहाँ पर पहले यूज़ करेंगे। इसके अलावा पर्सुएसिव रिक्वेस्ट प्लान है, एक गुड न्यूज़ प्लान सिमिलर होता है ये भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के। और जो पर्सुएसिव है वो एक गुड न्यूज़ प्लान जो है वो है सिमिलर डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के। इसी तरह पर्सुएसिव जो है वो है बैड न्यूज़ प्लान के। पर्सुएशन जो है वो अटेम्प्ट होती है कि चेंज किया जाए रीडर्स का एटीट्यूड, बिलीव्स या एक्शन जो है आपके फेवर में, और ये प्लान यूज़ करते हुए इन्फ्लुएंस किया जाता है रीडर्स को, जो कि रेजिस्ट कर सकते हैं अगर दूसरे तरीके से हम उनसे बात करेंगे या उन तक मैसेज पहुँचाएंगे।
कंपोजिंग द मैसेज की हम बात करते हैं। सो कंपोजिंग प्रोसेस होता है ड्राफ्ट करने का आपका मैसेज। आप पहला ड्राफ्ट जो होता है आपको बहुत वो जो डिफ़िकल्ट होता है कुछ लिखना, बट एटलीस्ट आपको जो है आपको लाना होता है ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है पेपर के ऊपर। सो अगर आपके पास टाइम है सो देखें अपॉर्चुनिटीज़ कि इम्प्रूव करें आपके आइडियाज़ को। रिवाइजिंग योर मैसेज, अब अगर पॉसिबल हो सो कूल ऑफ करें अपनी राइटिंग को एक कुछ वक्त के लिए। जब आप जो शुरू करें एवेल्यूएट करना, रिवाइज करना, और इस प्रोसेस के अंदर आप ऐड करें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और रिमूव कर दें अननेसेसरी। नाउ द एडिट एंड प्रूफ रीडिंग योर मैसेजेस। एडिटिंग मतलब ये होता है रिवाइज करें अपने मैसेज को जो होता है रफ ड्राफ्ट में, और ये ना सिर्फ करेक्ट करता है, इसमें ना सिर्फ ये करेक्ट करना है स्पेलिंग को, ग्रामर को, पंक्चुएशन को, सिमिलर एरर को, लेकिन साथ में और भी बहुत कुछ। प्रूफिंग का मतलब ये होता है कि चेकिंग करना कि फाइनल कॉपी जो है वो इस बात को मेक श्योर करे कि वो फ्री फ्रॉम एरर्स है। नाउ द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेजेस। सो जो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन है वो चेंज कर रहा है इस तरीके को हम जो कम्युनिकेट करते हैं, और इन चेंजेस के अंदर फॉर्मेट शामिल है और जो कन्वेंशन है राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन के। लेटर हेड की हम बात करें सो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना लेटर हेड बनाया हुआ होता है। एक प्रिंटेड पेपर होता है जिस पर नेम और एड्रेस होता है एक पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप लेटर हेड अगर उठाते हैं तो उसके टॉप के ऊपर आप देखते हैं कि आपको नेम दिखाई देता है और एड्रेस भी दिखाई देता है ऑर्गेनाइजेशन का या उस पर्सन का जिसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो मॉडर्न लेटर हेड्स यूजुअली जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करते 2 इंचेस से ज़्यादा टॉप के ऊपर पेज के ऊपर, और लेटर हेड इंफॉर्मेशन जो है उसमें इंक्लूड होता है नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह। स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ लेटर की हम बात करें, अब जो स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं लेटर में उनमें क्या शामिल है, उसमें हेडिंग है, डेट है, इनसाइड एड्रेस है, सैल्यूटेशन आ जाती है, बॉडी है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर और रेफरेंस सेक्शन भी आ जाते हैं। ऑप्शनल पार्ट की हम बात करें जो कि लाजमी नहीं होते, उसमें अटेंशन लाइन आ जाती है और सब्जेक्ट लाइन भी आ जाती है। इनक्लोजर आ जाता है, एक इनक्लोजर जो है वो या फिर जो अटैचमेंट नोटेशन होती है रिमाइंड करने के लिए रीडर को कि वो चेक करे एडिशनल पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। और कॉपी नोटेशन होती है जब पर्सन जो है एड्रेस के अलावा रिसीव करता है कॉपी, ये जो नोट किया जाता है CPC कॉपी या CC के ज़रिए। इसके अलावा फाइल या अकाउंट नंबर और मेलिंग नोटेशन है। फाइल या अकाउंट नंबर और मेलिंग नोटेशन जो है ऐड करने के लिए जो है फाइलिंग के अंदर जो कि फाइल करता है, लोन करता है, या अकाउंट नंबर जो कि टाइप किए जाते हैं अब जो है बॉडी ऑफ द लेटर के। पोस्ट स्क्रिप्ट होती है, कभी कभी एक एक्स्ट्रा मैसेज भी जो है वो एंड पे लेटर के ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा लेआउट होता है बिजनेस लेटर का। सो रिटर्न मैसेज जो है पर्सन जो कि आउटसाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन के वो रिटर्न मैसेजेस जो कि ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो आउटसाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन के, वो बिजनेस लेटर है। और अपीयरेंस जो होती है लेटर की कन्वे करती है नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि अफेक्ट करती है कि रीडर्स के एटीट्यूड। बिजनेस लेटर यूजुअली अरेंज होते हैं डिफरेंट स्टाइल्स या लेआउट्स के अंदर। सो अब डिफरेंट फॉर्म होते हैं, ब्लॉक या मॉडिफाइड फॉर्म होता है। सो ये फॉर्म जो है इसका नाम है इस वजह से क्योंकि जो इनसाइड एड्रेस सल्यूटेशन और जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक होते हैं ना कि इंडेंटेड होते हैं इस फॉर्म में। फुल ब्लॉक की बात करें इसको कंसिडर किया जाता है मोस्ट मॉडर्न। तमाम एसेंशियल पार्ट जो है स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड मार्जिन से, उल्टे हाथ से, और ओपन पंक्चुएशन यूज़ होनी चाहिए और ये सेव करता है ज़्यादा टाइम दूसरे के मुकाबले में। सेमी ब्लॉक होता है ये जो है ज़्यादा यूज़ होता है पाकिस्तान में। इसमें क्या है कि हेडिंग, डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर सेक्शन जो है वो शुरू होते हैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर पेज के, और उनको रखा जाता है ताकि जो नियर एंड है राइट हैंड मार्जिन का। सो जो फर्स्ट लाइन होती है हर पैराग्राफ की वो इंटेंडेड है 5 to 7 स्पेसेस, और सिर्फ जो क्लोज फॉर्म है पंक्चुएशन की वो यूज़ होती है। और ये लेटर स्टाइल अट्रैक्टिव होता है पेज के ऊपर। AMS है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी, और ये यूज़ हो रहा है 1950 से। ये एक सिंपल स्टाइल है, ये यूज़ करता है फुल ब्लॉक फॉर्म और ओपन पंक्चुएशन। और इसमें क्या है कि कोई भी सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं यूज़ होता, और रीडर्स का नेम यूज़ होता है फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में, और सब्जेक्ट और राइटर्स नेम जो वो टाइप होते हैं कैपिटल्स के अंदर। पंक्चुएशन स्टाइल है, पंक्चुएशन स्टाइल में क्लोज पंक्चुएशन आ जाती है जिसमें पार्ट ऑफ हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पंक्चुएट किया जाता है। स्टैंडर्ड पंक्चुएशन है यानी कि नो लाइन, कोई भी लाइन नहीं हेडिंग की, इनसाइड एड्रेस की पंक्चुएट होती है। और
सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद एक कॉमा जो है वो लगाया जाता है, और ओपन पंक्चुएशन होती है, इसमें कोई पंक्चुएशन रिक्वायर नहीं होती इवन आफ्टर के सैल्यूटेशन और जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। नाउ द चैलेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो चैलेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सो ईमेल है, अब ईमेल एक बहुत कॉमन चीज़ है आज के दौर में। सो इससे मुराद जो है वो मैसेज जो है वो भेजा जाता है कंप्यूटर्स के ज़रिए, और आज के दौर में फ़ोन्स के ज़रिए भी भेजा जाता है, और इसमें तमाम चीज़ें शामिल हो सकती हैं, कैजुअल नोट्स से लेकर फ्रेंडली और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तक वो दुनिया के किसी भी कोने में हम भेज सकते हैं बहुत ही ईजीली। सो कई सारे बेसिक कंपोनेंट हैं जिनसे ईमेल सिस्टम बनता है। यूज़र होते हैं, मैसेजेस होते हैं, सेंडर और रिसिपिएंट का एड्रेस है, ईमेल एड्रेस जो क्या आता है, प्रोटोकॉल होता है, मैसेजिंग ट्रांसपोर्ट है, गेटवेज है, वैल्यू एडेड नेटवर्क और डायरेक्टरी सिस्टम्स हैं। ईमेल के कुछ एटिकेट्स हैं, ज़ाहिर बात है, प्लानिंग करना, क्लियर हो कंसाइज हो, बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ ना हो, पोलाइट रहें, आपकी टोन जो है वो ऐसी नहीं हो किसी को थ्रेट देने वाली ना हो जब सेंड करें ईमेल तब, और प्लान करें जैसे कि लेटर्स और मेमोस की तरह। फैक्स की हम बात करें तो फैक्सिमाइल मशीन जो कि स्कैन करती है प्रिंटेड पेजेस को, कन्वर्ट करती है उसको सिग्नल्स के अंदर, ट्रांसमिट करती है टेलीफोन लाइन के ज़रिए ताकि रिसीविंग फैक्स मशीन पर रिसीव हो सके। लेकिन अब आज के दौर में हम क्या देखते हैं कि इंटरनेट के यूज़ की वजह से इसका जो यूज़ है वो काफ़ी हम कम देखने में आ रहा है। वॉइस मेल की हम बात करें, रिकॉर्ड किया जाता है मैसेज को एक कंप्यूटर डिस्क के ऊपर। ग्रुप वेयर की बात करें, अलाउ करता है कई सारे लोगों के सॉफ्टवेयर यूज़ करें सेम टाइम के ऊपर ताकि क्रिएट कर सके डॉक्यूमेंट, ट्रैक रख सके प्रोजेक्ट का, राउट कर सके मैसेजेस और मैनेज कर सके डेडलाइंस। CD रोम की बात करें तो CD रोम का यूज़ भी अब कुछ हद तक कम हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम कहते हैं, और रोम जो होता है वो है रीड ओनली मेमोरी जो कि जिसमें लगाई जाती है CD को। और सो कई सालों से इसको यूज़ किया जा रहा है, एक पावरफुल टूल होता है, ज़ाहिर बात है। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, रैपिडली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है जो कि इवेंचुअली तौर पे चेंज करेगी कंपनीज़ को जिस तरीके से वो बिज़नेस करती है, और ये बेस्ट है इन्फॉर्मेशनल मीटिंग के लिए, इनफेक्टिव है नेगोशिएशन के लिए, और एफिशिएंट अल्टरनेटिव है फेस टू फेस मीटिंग के लिए। वीडियो टाइप की बात करें तो ये अक्सर इफेक्टिव होता है हासिल करने के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज जो है लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के लिए। और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, अलाउ करता है यूज़र्स को कि मीट करें, कोलैबोरेट करें रियल टाइम के अंदर, जबकि देखते हुए शेयर करते हुए डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। डिडक्टिव या डायरेक्ट अप्रोच की हम बात करें, सो जब आप ये सोचते हैं कि आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी उसमें जो आप कहते हैं, या फिर विलिंग है आप कॉपरेट करने के लिए आपके साथ, आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट या डिडक्टिव प्लान का ऑर्गेनाइज करें आपके मैसेज को। इसका मतलब ये कि आप प्रेजेंट करते हैं रिक्वेस्ट या फिर मेन आइडिया जो है बिगनिंग के अंदर शुरुआत में ही दे देते हैं। इंडक्टिव या इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या है कि जब आप ये सोचते हैं कि आपकी ऑडियंस अपसेट होगी आपसे, या फिर जो लिसनर है वो अपसेट है, आप इनडायरेक्ट प्लान को यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को पहले ईज़ करें, ईज़ करने के लिए, और फिर अपना ज़ाहिर बात है मैसेज बाद में दें जो मेन आइडिया है। सो यूज़ करें कॉमन कर्टेसी आपके रिक्वेस्ट के अंदर, आस्क करें रेदर ना कि डिमांड, इंक्लूड करें तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि रेसिपिएंट को ज़रूरत है ताकि आपको दे सके मैक्सिमम हेल्प। लेकिन वेस्ट ना करें रीडर का टाइम इररिलेवेंट डिटेल्स के साथ, कभी भी ऐसा ना करें कि इररिलेवेंट किस्म की डिटेल को शामिल कर दिया जाए। परसुएसिव रिक्वेस्ट की बात करें, एक रिक्वेस्ट होती है कॉपरेशंस के लिए, गिफ्ट के लिए या फेवर के लिए, मगर किसी इंटेंशन के लिए कि बाय या सेल किया जाए, ये परसुएसिव रिक्वेस्ट होती है। और इस तरह के जो लेटर होता है अटैम्प्ट करता है कि परसुएट करें रीडर को कि स्पेंड करे टाइम या मनी या फिर और गो या फिर जाए टू सम ट्रबल टू हेल्प द राइटर्स, यूजुअली होता है विदाउट बेनिफिट टू द रीडर। सो शुरू किया जाए किसी ऐसी चीज़ के साथ जो इंटरेस्ट करे रीडर को, फॉलो करें रीजंस के साथ, रिक्वेस्ट के लिए स्टेट करें रिक्वेस्ट डेफिनेट और स्पेसिफिक टर्म्स में, स्टिमुलेट करें एक्शन क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ, रिफ्लेक्ट करें एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। नाउ रिप्लाइज टू इंक्वायरीज का रिप्लाई करना। सो यूज़ करें डायरेक्ट प्लान जब आप करें येस एक इंक्वायरी को, जब येस कर रहे हैं। राइटिंग एप्लीकेशन लेटर की बात करें, जस्ट एज यू कैन फाइंड, जिस तरह आप फाइंड कर सकते हैं बहुत सी ओकेजन जो है लिखने के लिए पर्सनल थैंक यू मैसेजेस, सो आप फाइंड करेंगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ राइटिंग करने के लिए थैंक यू लेटर्स को भी, ताकि बिल्ड करें गुडविल जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ दी राइटिंग लेटर्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, सो एक मैसेज जो है कॉन्ग्रेचुलेशन या कमेंडेशन का इसी तरीके से है जैसे मैसेज ऑफ अप्रिसिएशन होता है।
सो ईच रिकग्नाइज इन एन हर जो है हर कोई जो है वो रिकग्नाइज और एक्सप्रेस करता है इंटरेस्ट को वर्थ वाइल अचीवमेंट के अंदर, और एक जो लेटर होता है अप्रिसिएशन का कहता है, जो कि थैंक यू और इम्प्लाई करता है वेल डन। सो जब आपके फ्रेंड सेलिब्रेट करते हैं स्पेशल इवेंट या रिसीव करते हैं ऑनर्स, सो वेलकम लेटर्स की बात करते हैं। सो वेलकम लेटर्स लिखे जाते हैं बहुत से ओकेजन्स के लिए, और ये मैसेजेस जो है वो मॉरल बिल्डर्स हो सकते हैं। यूजुअली इनका जो है वो डेफिनेट सेल्स फ्लेवर है, जैसे कि न्यू मेंबर जो है क्लब का, न्यू कस्टमर, न्यू सब्सक्राइबर, न्यू चार्ज अकाउंट कस्टमर, न्यू डीलर्स। राइटिंग गेट वेल विशेस एंड सिंपैथी लेटर्स की हम बात करें, सब जब एक पर्सनल फ्रेंड या फिर बिजनेस एक्वेंटेंस जो है वो इल है, सो एक लेटर जो है आपकी तरफ से एक वेलकम है, और अगर इलनेस सीरियस नहीं है और रिकवरी एक्सपेक्टेड है, सो आप भेज सकते हैं ह्यूमरस गेट वेल कार्ड या फिर चीयरफुल हैप्पी लेटर। और अगर इलनेस सीरियस या पर्सन जो है वो उसका कोई मेजर ऑपरेशन होने वाला है, सो आप जो है वो भेज सकते हैं ज़्यादा सबड्यू लेटर। प्लेसिंग ऑर्डर्स की हम बात करें, सो एक ऑर्डर लेटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलिंग और परचेजिंग या सर्विस के दरमियान, और ऑर्डर्स को कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप जो है डायरेक्ट रिक्वेस्ट का। सो जब ऑर्डर को प्लेस किया जा रहा है, आपको ज़रूरत होती है कि वो एक्साइट ना करे आपके रीडर इंटरेस्ट को, सिर्फ बताएं अपनी नीड्स को क्लियरली और डायरेक्टली। अब है कुछ सजेशंस जो है लिखने के लिए इफेक्टिव ऑर्डर लेटर्स। सो पहला है गिव द इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दें, अपने लेटर को बनाएं इजी टू रीड। सो कुछ ये करें कि लिखें सेपरेट सिंगल स्पेस पैराग्राफ हर आइटम के लिए, डबल स्पेसिंग के साथ पैराग्राफ्स की दरमियान अरेंज करें आप अपना ऑर्डर जो टेबलर फॉर्म के अंदर, जो कि ऑर्डर ब्लैंक की तरह हो। सो राइट ऑर्डर्स नॉट जस्ट हिंट्स। लीगली एक ऑर्डर लेटर जो है वो ऑफर पोर्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट का, और जो एक्सेप्टेंस पोर्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो कंप्लीट होता है जब सेलर जो है वो सेंड करता है मर्चेंडाइज। सो यूज़ करें स्पेसिफिक और डायरेक्ट ओपनिंग, जैसे कि प्लीज़ सेंड मी और प्लीज़ शिप, ना कि वेग फ्रेसेस को यूज़ करें जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन और आई वुड लाइक टू, यानी कि इस स्पेसिफिक होके बताएं, क्लियर होके बताएं कि क्या जो है चीज़ है। जैसे कि प्लीज़ सेंड मी यूज़ करें, ये नहीं हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन, बल्कि प्लीज़ सेंड मी या फिर प्लीज़ शिप करें। सो गिव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दें हर आइटम का। सो इंक्लूड करें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि अपने लेटर के अंदर करेंगे, जैसे कि क्वांटिटी का रीऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड और कैटलॉग नंबर, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट का इंक्लूड करें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कलर है, साइज़ है, मटेरियल है, ग्रेड या क्वालिटी हो गई, पैटर्न हो गया, फिनिश हो गई, या कोई भी दूसरी जो है डिटेल्स अवेलेबल। इसके अलावा यूनिट प्राइस भी। उसके बाद ये क्या है, टेल हाउ विल यू पे फॉर द ऑर्डर मोड ऑफ पेमेंट। अब ये बताएं कि आप कैसे जो है वो पे करेंगे ऑर्डर के लिए मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि सो जो मोड ऑफ पेमेंट जो कि यूज़ होगा, जैसे कि चेक के ज़रिए किया जाएगा, सीओडी के ज़रिए, कैश ऑन डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, मनी ऑर्डर के ज़रिए, या फिर जो क्रेडिट कार्ड्स हैं। सो इस बात को श्योर करें कि ऐड करें कोई भी चीज़, शिपिंग चार्जेस जो हैं उनको भी ज़ाहिर बात है, और जो सेल टैक्स है जो कि टोटल कॉस्ट का हिस्सा है, तो वो भी ज़ाहिर बात है बताया जाएगा कि भाई ये भी शामिल है कि ये हमारी शिपिंग चार्जेस हैं, डिलीवरी चार्जेस जिनको हम कहते हैं, और हमारी जो टैक्सेस ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं वो इतने हैं, तो ये भी इसमें शामिल होंगे। सो अगर आप चाहते हैं आइटम जो कि चार्ज करें क्रेडिट कार्ड को, सो दें क्रेडिट कार्ड नंबर और जो एक्सपायरी डेट है। सो उसके बाद ये कि टेल वेयर व्हेन एंड हाउ यू वांट द मर्चेंडाइज शिप। ये बताया कि कहाँ, कब और कैसे आप जो है वो चाहते हैं मर्चेंडाइज का शिफ्ट। सो शिपिंग एड्रेस दें, और या ये बताएं कि आप जो है वो चाहते हैं मर्चेंडाइज भेजना एड्रेस के ऊपर अबव या बिलो। रिफ्यूजिंग एन ऑर्डर, सो कुछ ऑर्डर लाजमी तौर पर रिफ्यूज़ होना चाहिए, और ये जो पॉलिसी हो सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की कि आप सिर्फ बेचें सिर्फ डीलर्स के थ्रू, या फिर जो कस्टमर अकाउंट होता है वो भी जो है अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन के अंदर हो सकता है आपके लिए कि शिप करें मर्चेंडाइज क्रेडिट के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।